तो कभी सोचा है गॉड एम्परर डूम और गॉड ऑफ स्टोरी में कौन ज्यादा पावरफुल है और रेड हल्क थैनोस और एबोमिनेशन से फाइट करे तो क्या होगा। ऐसे ही कई सारे रैंडम क्वेश्चंस की बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉड एम्परर डूम वर्सेस गॉड ऑफ स्टोरी के बारे में। अब ये डूम और लोकी के सबसे पावरफुल वर्जन्स है और दोनों मल्टीवर्स स्केल पर रैंक करता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गॉड एम्परर डूम की। तो जब सीक्रेट वॉर में सारा मल्टीवर्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, तब डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन और ब्लैक प्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर को हार्नेस करता है और फिर सारे बियॉन्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बन जाता है। अब बियॉन्डर्स की पावर की वजह से डॉक्टर डूम के पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स है। जो बंदा एक बैटल वर्ल्ड बना सकता है उसके लिए बाकी चीजें करना बहुत छोटी बात है। पर फीट वाइज देखे तो डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली मार दिया था। थॉर वेरिएंट्स की आर्मी बना दी जो बैटल वर्ल्ड की एक पुलिस फोर्स थी। गॉड एम्परर डूम अपनी पावर्स पर काफी होल्ड बैक करता है क्योंकि उसे भी पता है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो एंटायर बैटल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। डूम ने थैनोस को एक झटके में मार दिया, फिर ह्यूमन टॉर्च को सन बनाया और बाद में उसे एक वेपन की तरह यूज किया। फिर इन्फिनिटी ब्लैक पैंथर को बीट कर चुका है और फिनिक्स फोर्स एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर है, लेकिन डूम के सामने उसकी भी नहीं चली। डूम के पास और भी फीट्स है, लेकिन अब हम बात करते हैं गॉड ऑफ स्टोरीज के बारे में। तो गॉड ऑफ लाइज या फिर गॉड ऑफ मिसचिफ लोकी सीज इवेंट में सेंटर की वजह से खुद को सेल्फ सैक्रिफाइस कर देता है और कुछ महीनों बाद फिर से रीबॉर्न होता है, लेकिन एक बच्चा बनकर जिसे अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन फिर थॉर इसे एसगार्ड ले जाकर थोड़ी बहुत पावर्स और मेमोरीज गेन करने में मदद करता है। लेकिन क्योंकि अब लोकी फिर से जिंदा हुआ है इसलिए वो गॉड ऑफ मिसचिफ नहीं है। लोकी के पास अब कंट्रोल है कि वो किसी भी टाइप का गॉड बन सकता है। और फिर एक दिन लोकी को दो कॉस्मिक एंटिटीज हाउस ऑफ आइडिया नाम की जगह ले जाते हैं, जहाँ एक बुक ऑफ लोकी नाम की किताब होती है और अगर लोकी इसमें कुछ लिखता है तो रियलिटी बन जाती है। और अब अगर लोकी ऐसा लिखेगा कि हॉकाई अकेले थैनोस के एंटायर आर्मी को मार देगा तो वो ऐसा सच में हो जाएगा। लेकिन फिर लोकी को पता चलता है कि हाउस ऑफ आइडियाज नकली था, लेकिन अब वो किसी भी स्टोरीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। मतलब लोकी अब एक राइटर लेवल बीइंग बन चुका है जो खुद मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है। इसलिए गॉड ऑफ स्टोरीज को वन अबव ऑल के इक्वल भी देखा जाता है। अगर लोकी की पावर्स की बात करें तो ये सब कुछ कर सकता है। जो बंदा सीधा स्टोरीज को चेंज कर देता हो उसके सामने बाकी सुपर पावर्स वैसे भी वेस्ट है। इसलिए शैडो गॉड्स हो या बियॉन्डर्स लोकी सबको बीट करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस बैटल का विनर कौन बनेगा। अब जब भी मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स की बात होती है तो किसी एक को विनर बनाना काफी हार्ड काम हो जाता है। लेकिन लोकी और डूम के केस में ये कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट है। डूम बहुत पावरफुल था, ये हम सब जानते हैं, बट स्टिल रेड रिचर्ड्स और मॉलिक्यूल मैन उसे आउटस्मार्ट करके बीट कर देता है। और मल्टीवर्सल बीइंग होने के बाद भी डूम एक स्टोरी का पार्ट है। उसने कभी फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं किया था, जबकि लोकी चाहे तो अपनी स्टोरी मैनिपुलेशन से डूम को बियॉन्डर्स की पावर कभी एब्जॉर्ब भी नहीं करने देगा या फिर डूम को सीक्रेट वॉर इवेंट से मिटा देगा। डूम स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना भी नहीं कि स्टोरी मैनिपुलेशन से बच जाए। इसलिए हो सकता है सिर्फ रॉ पावर में डूम लोकी से ज्यादा सुपीरियर दिखने मिले, लेकिन लोकी के पास बेटर सुपर पावर्स है। इसलिए स्टोरी मैनिपुलेशन की वजह से लोकी यहाँ पर जीत जाएगा। रेड हल्क वर्सेस थैनोस एंड एबोमिनेशन। अब रेड हल्क जनरल रॉस है जिसे गामा टैबलेट्स की वजह से हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी मिली। ये बात अलग है, रेड हल्क इंटेलिजेंस लैक करता है, पर इसकी सारी पावर्स ग्रीन हल्क की तरह देखने मिलती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। ये एक जंप में काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और हीलिंग फैक्टर। पर अगर हम कॉमिक्स में देखें तो रेड हल्क के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन और हीट जनरेशन जैसे एबिलिटीज भी देखने मिल जाती है। अब एबोमिनेशन को हमने 2008 में देखा और फिर सीधा शी हल्क सीरीज में, जहाँ पर अब ये इवॉल्व हो गया और अब इसके पास फैंग्स है जिससे अंडर वाटर में भी सांस दे सकता है। एबोमिनेशन भी गामा रेडिएशन से एक्सपोज हुआ था, इसलिए लुक्स को साइड रखे तो इसके पास भी हल्क वाली एबिलिटीज है। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में एबोमिनेशन कहीं ना कहीं हल्क से फिजिकली स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है। हल्क एबोमिनेशन को सिर्फ इसलिए बीट कर पाया था क्योंकि हल्क जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है और ये स्पेशल एबिलिटी एबोमिनेशन के पास नहीं है। लेकिन अब रेड हल्क की बात करें तो कॉमिक्स में एबोमिनेशन को ऑलरेडी बीट कर चुका है, इसलिए यहाँ पर तो कंपैरिजन शुरू होते ही खत्म हो जाता है। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ एबोमिनेशन के पास ज्यादा बड़ा साइज और स्ट्रेंथ है। एबोमिनेशन ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपने सेंसेस में रहता है, इसलिए वो फाइट के टाइम पर सोचकर अटैक करेगा। और हो सकता है रेड हल्क के पास सेम ग्रीन हल्क लेवल की स्ट्रेंथ हो, लेकिन उसने ऐसी कोई फीट शो नहीं की है। जबकि 2008 में एबोमिनेशन एंटायर फाइट में हल्क से एडवांटेज पर था, इसलिए लैक ऑफ फीट्स की वजह से सिनेमैटिक यूनिवर्स एबोमिनेशन रेड हल्क को बीट कर सकता है। और फिर बात करें थैनोस की, तो एक मैड टाइटन है जो बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी ट्रिनिटी से फाइट करके उन्हें शॉर्ट टर्म फाइट में बीट कर चुका है। लेकिन थैनोस और रेड हल्क का कोई मैच नहीं है। हम सब ने देखा है कि थैनोस की स्ट्रेंथ लेवल हल्क को सरपास करती है। साथ में थैनोस के फाइटिंग मूव इतने अच्छे है कि वो हल्क को टेक डाउन भी कर दे। और एमसीयू में कलर को छोड़कर रेड हल्क और ग्रीन हल्क में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए अगर थैनोस ग्रीन हल्क को बीट कर सकता है तो रेड हल्क को भी बीट कर देगा, बिकॉज थैनोस के पास बेटर वेपन्स, फाइटिंग स्किल्स और बेटर एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। हार्डशिप हर्ब वर्सेस सुपर सोल्जर सेरम।
अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हार्डशिप हर्ब और सुपर सोल्जर सेरम दोनों ऐसे सब्सटेंस है जो नॉर्मल इंसान को एनहांस लेवल पर ले जाती है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। इसलिए आज हम इनके ओरिजिन, एडिशनल इफेक्ट्स, रिवर्सिबिलिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हार्डशिप हर्ब का ओरिजिन आज से हजारों साल पहले अफ्रीका के जंगल में देखने मिला, जहाँ एक मीटोराइट क्रैश होता है और वहाँ की सॉइल में वाइब्रेनियम मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बशिंगा जो पहला ब्लैक पैंथर है वो उसे रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर लेता है और फिर उसे मिलती है एनहांस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड। लेकिन टाइम के साथ ब्लैक पैंथर का टाइटल चेंज हुआ और वकांडा का जो मेडिक डिपार्टमेंट है वो इस हब को क्रश करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और एक रिचुअल के जरिए इसे ब्लैक पैंथर को दिया जाता है। अब ये रिचुअल क्यों होता है उसकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन सुपर सोल्जर सेरम को डॉक्टर अर्स्किन ने बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जिसे स्टीव रोजर्स के अंदर इंजेक्ट किया गया। इस सेरम ने कुपोषित लड़की को एक पी ह्यूमन बना दिया और स्टीव रोजर्स कितना पावरफुल है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टीव रोजर्स जैसा सुपर सोल्जर बाद में कभी नहीं बना, क्योंकि अर्स्किन का सुपर सोल्जर सेरम ही ओरिजिनल था। फिर कई लोगों ने इसका रेप्लिका बनाने की कोशिश की और उन्हें पावर्स भी मिली, जैसे फ्लैग स्मैशर्स। लेकिन इन दोनों लिक्विड्स में कुछ एडिशनल इफेक्ट्स भी देखने मिल जाता है, जैसे हार्डशिप हब का कनेक्शन एंशिएंट डायमेंशन से, इसलिए जब भी कोई सेरम को लेता है तो वकांडा की लेट ब्लैक पैंथर से बात कर सकता है। पर यूजर के इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि उसे इस डायमेंशन में कौन दिखेगा, और यही रीजन है जिसकी वजह से रिचुअल करके ब्लैक पैंथर को हब दी जाती है। लेकिन हब कोई भी नहीं ले सकता, सिर्फ वकांडा या दूसरे ट्राइब के जो रॉयल ब्लड होते हैं वो सिर्फ हार्डशिप हब को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कोई बाहर का आदमी ये पीने जाएगा तो वही खत्म हो जाएगा। लेकिन सुपर सोल्जर सेरम के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। स्टीव रोजर्स के टाइम पर ये प्रोसेस काफी पेनफुल होती थी, लेकिन अभी तो इंजेक्शन लगाकर कोई भी सुपर सोल्जर बन जाता है। लेकिन सेरम असली हो या रेप्लिका, ये इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है। ये अच्छे को और बेहतर बनाता है और बुरे को और ज्यादा बदतर। इसलिए स्टीव हद से ज्यादा बेटर बन गया था और जॉन वॉल्कर ऑलमोस्ट एक एविल। अवेलेबिलिटी, अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सुपर सोल्जर सेरम को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन टाइम के साथ ये फॉर्मूला काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के हाथों लग गया और आज भी देखने जाएंगे तो न्यूयॉर्क के किसी ब्लैक मार्केट में डजन से ज्यादा सुपर सोल्जर सेरम देखने मिल जाएंगे। लेकिन हार्डशिप हब काफी रेयर है जो सिर्फ वकांडा में मिलती है। लेकिन किलमोंगर ने इन्हें जला भी दिया था और वकांडियंस को फिर काफी टाइम लग गया था हार्डशिप हब बनाने में। इवन शूरी जैसी जीनियस भी हार्डशिप हब को रेप्लिकेट नहीं कर पाती है। रिवर्सिबिलिटी, अब वकांडियंस में अगर हार्डशिप हब से पावर मिलती है तो ये छीनी भी जा सकती है। बेसिकली एक स्पेशल लिक्विड पीने के बाद ब्लैक पैंथर अपनी सारी पावर्स लूज कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ तब की जाती है जब कोई दूसरे ट्राइब का बंदा किंग को चैलेंज करता है। और रही बात सुपर सोल्जर सेरम की, तो एमसीयू में अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे सुपर सोल्जर सेरम के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, लेकिन फ्लैग स्मैशर्स में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने टेम्प सेरम लिया था, जिसकी वजह से एक लिमिटेड टाइम के बाद सेरम के इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। पर कॉमिक्स में मैजिक, टेक और ड्रग की मदद से सुपर सोल्जर सेरम के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब आई होप आपको इन दोनों सब्सटेंस के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सेरम को ज्यादा बेटर मानते हो, लेकिन आप किसके साइड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आज के रैंडम क्वेश्चंस इतने ही थे, तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।